हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। हम लोग कल्टीवेशन ऑफ रोज़ डिस्कस कर रहे थे पिछले 3 लेक्चर में, लेक्चर 4 के पिछले 3 पार्ट्स में, जिसमें हम लोगों ने रोज़ का क्लासिफिकेशन, रोज़ का जो है प्लांट प्रोपोगेशन और ट्रांसप्लांटिंग मेथड को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम लोगों को जो है ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है रोज़ में, उसको डिस्कस करेंगे। इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब जो भी कॉमन आफ्टर केयर की प्रैक्टिसेस हैं। आफ्टर केयर मतलब देखभाल की, मतलब कौन कौन सी प्रैक्टिसेस देखभाल करने के लिए करनी पड़ती हैं ताकि क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी का गुलाब उत्पादन हो सके, तो उन सारी प्रैक्टिसेस को डिस्कस करना है। अब जो ये इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ये भी 2 तरह की होती हैं। एक जनरल होती है, सामान्यतः जो हर तरह की फसलों में वो प्रैक्टिसेस या वो जो है देखभाल करना पड़ता है, और दूसरी होती हैं वो इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस जो क्रॉप स्पेसिफिक होती है, मतलब विशेष प्रकार की प्रैक्टिसेस होती हैं जो पर्टिकुलरली उसी क्रॉप के लिए करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जनरल जो इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं रोज़ के लिए, तो सामान्य देखभाल की सबसे पहली प्रैक्टिस है वो है इरिगेशन, सिंचाई। जब आपका गुलाब जो है आप प्लांटेशन कर देते हैं, तो उसके बाद उसको कब इरिगेशन देना है, कितना इरिगेशन देना है, कैसे देना है, इरिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है ताकि पौधा अच्छे से प्रॉपर ग्रो कर सके और डेवलप हो सके। तो सबसे पहली सिंचाई तो प्लांटेशन जब आप फील्ड में कर देते हैं तुरंत करना होता है ताकि पौधा अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाए, है ना। साथ ही साथ ये ध्यान देना है कि हम लोगों ने सॉइल कंडीशन में पढ़ा था कि वाटर लॉगिंग कंडीशन जो है गुलाब के लिए वो अच्छी नहीं मानी जाती, यानी जल भराव की स्थिति गुलाब के लिए बेहतर नहीं होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ ग्रोथ, सॉइल टेक्सचर या मीडिया, क्लाइमेट, टाइप ऑफ प्रोडक्शन, फील्ड और पॉट कल्चर। ये कह रहा है कि गुलाब में जो इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी है, यानी कब सिंचाई करनी है, कब कब सिंचाई करनी है, ये जो है निर्भर करता है कि पौधा किस ग्रोथ स्टेज पर है। दूसरा, किस तरह की मिट्टी में पौधा लगा है, यानी सॉइल का टेक्सचर कैसा है। तीसरा, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है ना, मतलब मौसम कैसा है या क्लाइमेट कैसा है, उस समय वेदर कैसा है। और चौथा है टाइप ऑफ प्रोडक्शन, फील्ड और पॉट कल्चर, यानी किस तरह का आप उत्पादन कर रहे हैं, फील्ड में कर रहे हैं या गमलों में कर रहे हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जिससे जो कि डिसाइड करती है कि इरिगेशन जो है फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो अब चलिए पहले जो है बात करते हैं स्टेज ऑफ ग्रोथ की। तो ये कह रहा है कि पौधे की ग्रोथ स्टेज देखिए, जो गुलाब का पौधा है वो ईयर राउंड जो है ग्रो करता है, पर एक उसका टाइम पीरियड होता है डॉर्मेंसी में, वो चाहता है ड्यूरिंग दी जो है क्या कहते हैं समर मंथ्स में ये डॉर्मेंसी में जाता है, और फाइनली ये ऑटम पीरियड में भी ये थोड़ा डॉर्मेंसी में रहता है। उसके बाद जैसे ही कोल्ड पीरियड आता है उसमें नई जो है ग्रोथ और फ्लावरिंग, जैसे ही विंटर्स आती है ग्रोथ और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है ना। तो क्योंकि ये कूल सीजन की जो है प्लांट है रोज़, तो इसमें जो है समर्स में और ऑटम में हाई टेम्परेचर जब होता है तो वो डॉर्मेंसी में होता है। तो ग्रोथ स्टेज का मतलब, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो है जिस समय इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा हो उसमें तो रेगुलर सिंचाई चाहिए ही चाहिए, और साथ ही गुलाब हार्डी काफ़ी होता है, यानी ये काफ़ी ज़्यादा ड्रॉट को टॉलरेट कर सकता है। तो इसको सीजन के अकॉर्डिंग समर्स हैं तो ज़्यादा, और जो है विंटर्स हैं तो जो है कम सिंचाई या कुछ दिन के इंटरवल पर सिंचाई करनी चाहिए, जिसको भी हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर का मतलब कि आपकी मिट्टी कैसी है, लाइट सॉइल है, हैवी सॉइल है। तो अगर लाइटर सॉइल है, देखिए थर्ड पॉइंट में है लाइटर सॉइल रिक्वायर मोर फ्रीक्वेंट इरिगेशन देन हैवी सॉइल, यानी जो लाइट सॉइल मतलब कि सैंडी सॉइल, जो सैंडी सॉइल होती है उसमें जो है
पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसमें वाटर लॉगिंग की कंडीशन आप ज़्यादा देखने को नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो लाइटर सॉइल होती है या सैंडी सॉइल होती है उसमें आपको जल्दी जल्दी इरिगेशन करना पड़ेगा, और जो हैवी सॉइल है उसमें जो है पोरोसिटी कम होती है, मतलब ड्रेनेज मतलब एयर स्पेसेस कम होती हैं, तो उसमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैवी मिट्टी की ज़्यादा होती है। जैसे हैवी सॉइल का मतलब क्लेई सॉइल, जो चिकनी मिट्टी होती है, तो वो उसके पास जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो है सॉइल का टेक्सचर भी डिसाइड करता है। तो अगर आपने गुलाब का उत्पादन आप सैंडी सॉइल में कर रहे हैं, सैंडी लोम में, तो आपको जल्दी जल्दी इरिगेशन करना पड़ेगा फ्रिक्वेंटली, और अगर हैवी सॉइल में है तो आपको एक जो है लेस फ्रीक्वेंट इंटरवल पे इरिगेशन करना होगा। फिर नेक्स्ट है सीजन के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, तो इरिगेट वंस इन ए वीक, हफ्ते में एक बार सिंचाई जो है वैसे तो इसेंशियल है, लेकिन अगर विंटर्स का टाइम है तो 10 दिन के अंतर पर आप इरिगेशन करिए, और समर्स का टाइम है तो आपको हफ्ते में 2 बार सिंचाई करनी है ना, क्योंकि समर्स में जो है बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर रेज हो जाता है, पौधे से बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, तो समर्स में जो है हफ्ते में 2 बार सिंचाई करनी होती है। तो और अगर रेनी सीजन है तो उस समय ऑलरेडी सॉइल में और इन्वायरमेंट में मॉइस्चर सफिशिएंट होता है, तो उस समय इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है कि ड्रिप इरिगेशन जो है वो ज़्यादा सूटेबल माना गया है एज़ कम्पेयर टू फ्लड इरिगेशन, यानी फ्लड से जो इरिगेशन होता है उसमें वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बेहतर हो गुलाब के लिए ड्रिप इरिगेशन करना ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे वाटर यूज़ इफ़िशेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि वाटर यूज़ इफ़िशेंसी का मतलब कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर में आप पूरी क्रॉप को अपना पूरी फील्ड की जो क्रॉप है उसको आप इरिगेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो है फ्लड इरिगेशन। फ्लड के कंपैरिजन में ड्रिप इरिगेशन में मतलब जो टपका सिंचाई विधि होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि कम पानी में ही आपकी जो है गुलाब की सिंचाई हो जाती है और वाटर लॉस जो है वो नहीं होने पाता। इवन ड्रिप इरिगेशन सिर्फ गुलाब ही नहीं, हर तरह की फसल के लिए सबसे इफ़िशियंट माना गया है। नेक्स्ट है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज़ हार्मफुल। दूसरा ये कह रहा है कि पानी जो आप सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी पानी पे थोड़ा खारापन नहीं होना चाहिए, सैलिनिटी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि सिंचाई करते करते एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा मिट्टी में जो है वो सॉल्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना, जो फर्दर आपके प्लांट के लिए जो है वो अच्छा नहीं होगा। उससे होगा क्या कि रोज़ प्लांट में क्लोरोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है ना। क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल जो है डिस्ट्रॉय ख़त्म होने लगता है, येलोइंग लीफ जो है येलो होने लगती है, टिप जो है वो बर्न होने लगती है मतलब सूखने लगता है, और अल्टीमेटली फ्लावर की ईल्ड पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये थोड़ा सा इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं और उससे संबंधित जो सावधानियां जो है रखनी चाहिए गुलाब में, ये वो सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट जो है वो है मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन, यानी दूसरी जो इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस है, जनरल इंटरकल्चरल प्रैक्टिस है, वो है खाद और जो है फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन। तो देखिए पहली बार तो जब आप फील्ड प्रिपरेशन करते हैं, यानी गुलाब को प्लांट करने से पहले जब आप फील्ड तैयार करते हैं, फील्ड प्रिपरेशन के दौरान ही सबसे पहले तो बेसल डोज के तौर पर FYM जो है आप सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। FYM मतलब कि फार्म यार्ड मैन्योर, है ना, तो ताकि सॉइल में आपका सफिशिएंट अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर हो जाए। FYM अगर क्लेई सॉइल होती है तो उसमें ज़्यादा डालिए, है ना, तो ताकि सॉइल का टेक्सचर जो है वो इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि क्लेई सॉइल में पोरोसिटी कम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर FYM या कोई भी दूसरी ऑर्गेनिक मैन्योर अप्लाई करेंगे तो सॉइल का टेक्सचर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो बेसल डोज के तौर पर FYM जो है आपको फील्ड में एक तो पहले प्रिपरेशन के दौरान ऐड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फर्टिलाइजेशन आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट, मतलब जब एक बार आपका पौधा इस्टेब्लिश हो जाए, यानी ट्रांसप्लांटिंग के बाद जब पौधा लग जाए, उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, तब उसकी ग्रोथ को इन्हेंस करने के लिए, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे। और तीसरा टाइम तब करेंगे जब आप गुलाब में प्रूनिंग करेंगे, मतलब छटाई करेंगे हर साल अक्टूबर नवंबर में।
प्रूनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस है जो गुलाब में करनी ही पड़ती है, मतलब कि छटाई, क्योंकि गुलाब जो है एक झाड़ी वाला पौधा है ना, श्रब है, ये बुश है, तो इसलिए इसको प्लांट को और जो है प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए आपको प्रूनिंग हर साल करनी पड़ती है। तो प्रूनिंग के जो आफ्टर प्रूनिंग जो है फर्टिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग क्यों करनी पड़ती है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो 3 पीरियड इसमें बताए गए। एक तो बेसल डोज के तौर पर जब आप प्लांटेशन से पहले, दूसरा पौधा जब इस्टेब्लिश हो जाए, और तीसरा प्रूनिंग के बाद। कितना फर्टिलाइज़र देना है, वो है द रिकमेंडेड डोज है पर प्लांट की। अगर देखें तो एनपीके जो है आपको वो 10:10:15 ग्राम के रेशियो में एनपीके अप्लाई करना है एक प्लांट में, इसीलिए ग्राम में रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ 100 ग्राम रोज़ मिक्सचर भी आता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर होता है, ग्रोथ इन्हेंसर होता है, तो इसको भी ट्वाइस इन अ ईयर, साल में जो है 2 बार उसको अप्लाई किया जा सकता है आफ्टर ईच प्रूनिंग। फर्स्ट डोज, अब ये जो फर्टिलाइज़र आप अप्लाई करेंगे इसको इकट्ठे नहीं अप्लाई करना है, इसको 3 डोज में इसको अप्लाई करना है। पहला तो जब आप गुलाब की छटाई कर लेंगे तो 15 दिन के बाद, है ना, उसके बाद 15 दिन के मतलब गुलाब की प्रूनिंग के 15 दिन के बाद पहली डोज देंगे, दूसरी डोज देंगे आफ्टर द फर्स्ट फ्लश ओवर, मतलब पहली बार जब फूल का एक फ्लश आके ओवर हो जाए उसके बाद हम जो है सेकेंड बार एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी बार कब करेंगे, जब सेकेंड फ्लश, मतलब सेकेंड डोज जब देंगे तो दूसरी बार फ्लावरिंग स्टेज आएगी, और फ्लावरिंग स्टेज फिर से जब ओवर हो जाए तो फिर से हम थर्ड बार डोज देंगे, है ना, ताकि वो फिर मार्च अप्रैल में जो फ्लावर का जो एक फ्लश आता है वो प्रोडक्शन हम ले सकें। तो मतलब इसमें जो है रेगुलर, मतलब थोड़ा सा एक रेगुलर इंटरवल पर 3 डोज हम लोग फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे। FYM की जहाँ तक बात है तो वो पर प्लांट FYM भी फर्टिलाइज़र के साथ हर साल अप्लाई करनी है, लगभग 5 से 10 kg पर प्लांट या पर बुश। एक प्लांट में लगभग 5 से 10 kg ऑर्गेनिक मैन्योर, और इनऑर्गेनिक का रेशियो ऊपर दिया ही हुआ है 10:10:15। ठीक है, और जो फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे मीन्स इनऑर्गेनिक मैन्योर जो अप्लाई करेंगे वो पौधे की स्टेम से एकदम सटा करके नहीं, बल्कि पौधे की मुख्य जो तना है उसका जो स्टेम है उससे 20 से 25 सेंटीमीटर दूर एक रिंग बना करके, सर्कल बना करके, आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का बेसिन मेथड, है ना, तो वो बेसिन या रिंग मेथड आपने पढ़ा होगा। तो 20 से 25 सेंटीमीटर दूर एक रिंग बना करके उसमें फर्टिलाइज़र आप अप्लाई करके और इरिगेट करेंगे, तो वो धीरे धीरे जो है फर्टिलाइज़र जड़ों तक पहुंच जाएगा। तो ये दूसरा इंटरकल्चरल प्रैक्टिस है। तीसरी प्रैक्टिस है मल्चिंग। मल्चिंग भी एक बहुत जो है इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो कि जनरली ज़्यादातर फसलों में किया जाता है। मल्चिंग होता क्या है, मल्चिंग प्रोसेस ऑफ कवरिंग द सॉइल विद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर, यानी मिट्टी को किसी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से कवर करने को, ढकने को कहते हैं मल्चिंग। करते क्यों है, मिट्टी को ढकने की क्या जरूरत होती है, देखिए पौधों के आसपास जो मतलब जो सॉइल का जो इन्वायरमेंट है, यानी पौधों की जड़ जो है वो सॉइल के इन्वायरमेंट से काफ़ी प्रभावित होती है। सॉइल का टेम्परेचर, सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट है, सॉइल में जो एरेशन है, इन सारी चीज़ों से। तो पौधों के आसपास सॉइल का क्लाइमेट बेहतर बनाने के लिए मल्चिंग की प्रैक्टिस की जाती है। अब तो मल्चिंग से कैसे क्या जो है कैसे सॉइल बेहतर होती है या कैसे सॉइल क्लाइमेट इम्प्रूव होता है, यानी या फिर मल्च का क्या मकसद है, तो वो मल्च क्या काम करता है। तो मल्च जो है सबसे पहला काम तो जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर को कंजर्व करता है, मतलब मिट्टी से पानी का लॉस नहीं होने देता, यानी लंबे समय तक पानी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है, जिससे पौधे की जड़ों को आसानी से लंबे समय तक जो है वाटर जो है वो मिलता रहता है ना, तो आपको जल्दी इरिगेशन नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड है कि सप्लाई ह्यूमस का मतलब कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर आपकी सॉइल में है उसमें जो भी ह्यूमस जो है फुली डिकम्पोज्ड जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ह्यूमस बोलते हैं, तो वो ह्यूमस की अवेलेबिलिटी जड़ों को आसान हो जाती है ना। तीसरा है सप्रेस दी वीड, यानी किसी भी तरह के खरपतवार को
खरपतवार जो है पौधे के आसपास नहीं उग पाते हैं। नेक्स्ट है कीप द सॉइल समवॉट कूलर इन समर मंथ्स, यानी गर्मी के महीने में मिट्टी का जो टेम्परेचर होता है वो जो है बढ़ने नहीं पाता है, यानी मिट्टी को थोड़ा ठंडा रखता है। और नेक्स्ट है इस वजह से जब मिट्टी के जो पौधे के आसपास की जो मिट्टी का जो क्लाइमेट है वो जब मल्चिंग से इम्प्रूव हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रोथ एंड फ्लावरिंग ऑफ रोजेस, जिससे गुलाब के जो पौधा है उसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो है मल्चिंग के जो है ये फ़ायदे हैं। तो मल्चिंग किससे कर सकते हैं, मल्चिंग आप ऑर्गेनिक मैटर से भी कर सकते हैं और ऑर्गेनिक मैटर में जैसे खाद बहुत अच्छा है, खाद न्यूट्रिएंट तो सप्लाई करेगा साथ ही मिट्टी की अपर लेयर को भी वो ढकेगा। तो उसमें मल्चिंग जब आप खाद से करेंगे, जैसे FYM हो गया या कोई भी दूसरा ऑर्गेनिक जो है मैन्योर हो गई, तो आपको खाद को सिंपल ज़मीन पर स्प्रेड कर देना है, उसको ज़मीन में मिट्टी में मिक्स नहीं करना है, बस मिट्टी पर एक लेयर के तौर पर उसको 5 से 10 सेंटीमीटर की लेयर के तौर पर उसको बिछा देना है। ठीक है, तो और ये चीज़ आप सॉडस्ट से भी कर सकते हैं, यानी लकड़ी का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। और जो है ग्राउंड और होल कॉर्न कॉब, वो जो मक्के के कॉब्स होते हैं उसको पीस करके या उससे भी ढक सकते हैं, पत्तियों से भी ढक सकते हैं, और या इनऑर्गेनिक मैटर की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे ब्लैक पॉलीथीन शीट, काली जो है पॉलीथीन जो कि 18 mm थिकनेस की हो, उसको भी पौधों के आसपास बिछा करके मल्चिंग कर सकते हैं। पर जो इनऑर्गेनिक मल्च के साथ थोड़ा ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये मिट्टी में बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ये सड़ते नहीं हैं, तो जब इनका काम ख़त्म हो जाए तो आपको सावधानी पूर्वक पॉलीथीन शीट को हटाना पड़ता है। तो ये इमेजेस देखिए बगल में, जहाँ पर गुलाब के पौधों के साथ के आसपास जो है मल्च जो है बिछाया गया है। तो ये तीसरा इंटरकल्चरल प्रैक्टिस हो गई। चौथी है वीड कंट्रोल। ये भी आप जानते हैं कि वीड कंट्रोल भी एक कॉमन जो है देख रेख की प्रैक्टिस है, ताकि प्रॉपर जो है किसी प्लांट का ग्रोथ डेवलपमेंट हो सके, और किसी भी तरह का वीड जो है पौधे के साथ सॉइल वाटर या न्यूट्रिएंट के लिए या स्पेस के लिए जो है कॉम्पिटिटिव ना हो, है ना। क्योंकि वीड जो है क्या होता है कि अगर फसल के अगल बगल होते हैं तो जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो सब वीड जो है उसको एग्जॉस्ट करने लगता है। तो वीड कंट्रोल का मैनुअल मेथड ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मैनुअल मेथड जो है इको फ्रेंडली होता है। पर अगर आपके पास बहुत बड़े एरिया में आपने गुलाब की खेती कर रखी है तो मैनुअल मेथड जो है आपको महंगा पड़ेगा, है ना। आपके चार्जेस वो उसके ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर बड़े एरिया में आपने कल्टीवेशन किया है तो केमिकल मेथड से वीड कंट्रोल करना ज़्यादा जो है इकोनॉमिकल है, यानी सस्ता पड़ता है, आसान होता है, मतलब कम समय में हो जाता है और प्रभावी भी होता है। ठीक है, तो तमाम तरह के वीडिसाइड मार्केट में जो है अवेलेबल रहते हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट, अलग अलग तरह के पौधों के लिए। तो आप किसी भी तरह के वीडिसाइड को अप्लाई करके जो है वीड को कंट्रोल कर सकते हैं गुलाब के पौधे में। अब आइए, ये चारों तो प्रैक्टिस जो थी, जो इरिगेशन, मैन्योर, फर्टिलाइजेशन, मल्चिंग और वीडिंग, ये जनरल इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। अब आते हैं स्पेशल कल्चरल प्रैक्टिसेस, या जो विशेष प्रकार की गुलाब में जो देखभाल करनी पड़ती है उनको डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है प्रूनिंग, छटाई। गुलाब में छटाई क्या होता है या प्रूनिंग क्या होता है? प्रूनिंग रिफर्स टू द जुडिशियस रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट पार्ट। यानी क्या कह रहा है? प्रूनिंग रिफर्स टू द जुडिशियस रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट पार्ट, यानी पौधे का कोई अवांछित हिस्सा या वह हिस्सा जो अनुपयोगी हिस्से को जो है उसको जब रिमूव किया जाता है तो वह कहलाता है प्रूनिंग, है ना। पौधे के अनुपयोगी हिस्से को पौधे से अलग करना कहलाता है प्रूनिंग। अब वो कोई भी हिस्सा हो सकता है ना, और वो किसी भी जो है ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हो सकता है, क्योंकि प्रूनिंग के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। कैसे? प्रूनिंग से क्या क्या फ़ायदा होता है, प्रूनिंग या फिर प्रूनिंग क्यों करते हैं, छटाई के क्या क्या मकसद होते हैं। तो ये सिर्फ गुलाब के लिए नहीं, बहुत सारे पौधों में प्रूनिंग करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से देखिए तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, टू रिमूव द अनप्रोडक्टिव ग्रोथ,
अनप्रोडक्टिव ग्रोथ का मतलब कि एक पौधे में बहुत सारी शूट या ब्रांचेस ऐसी होती हैं या बहुत सारे प्लांट के पार्ट ऐसे होते हैं जो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते हैं और पौधे में पौधे से वो पार्ट अटैच रहता है। जैसे बहुत सारी ओल्ड ब्रांचेस हो जाती हैं, है ना, या बहुत डिजीज्ड ब्रांचेस हो जाती हैं, है ना, या जो है किसी भी ड्राई ट्विग्स हो जाती हैं, सूख करके भी बहुत सारी ब्रांचेस जो है उसी में लगी रहती हैं। तो ऐसी जो प्लांट पार्ट है वो अनप्रोडक्टिव होता है, यानी उसमें किसी भी तरह का फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती है ना, और वो पौधे से लेकिन जो है न्यूट्रिएंट और वाटर को कंज्यूम करते रहते हैं। तो ऐसे प्लांट पार्ट को रिमूव करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जब हम अनप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर देते हैं तो जो नई ब्रांचेस या शूट आती हैं प्रूनिंग के बाद, वो पौधे को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, है ना। क्या है, टू एंश्योर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी शूट्स फ्रॉम आई बड्स। आई बड्स मतलब जो नोड है, तो मतलब छटाई करने के बाद नोड से या आई बड से नई जो शाखाएं आती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होती हैं, जो कि पौधे को एक अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। तीसरा है टू इम्प्रूव द फ्लावर प्रोडक्शन विद क्वालिटी, यानी जो है प्रूनिंग करने से होगा क्या कि फ्लावर का प्रोडक्शन और क्वालिटी बढ़ जाएगी। एक्चुअली गुलाब के साथ क्या होता है, या किसी भी पौधे जिनमें प्रूनिंग बहुत इसेंशियल ऑपरेशन है, उनमें होता क्या है कि पुरानी सीजन की जो स्टेम होती है या ब्रांच होती है उसमें फूल नहीं आता। करंट सीजन की जो ग्रोथ होती है या तुरंत करंट सीजन की जो ब्रांच प्रोड्यूस होती है उसी पर फ्लावरिंग आती है। आपने गुलाब देखा होगा, जब गुलाब की छटाई हो जाती है तो एक जो है एक ब्रांच निकलेगी, ग्रीन कलर की नई ब्रांच होती है और उसी पर फ्लावरिंग होने लगती है। तो इसका मतलब कि गुलाब जो है वो करंट सीजन की ब्रांच पर ही या करंट सीजन की शूट पर ही उसमें फ्लावरिंग होती है। तो प्रूनिंग करने से क्या होगा कि नंबर ऑफ जो न्यू ब्रांचेस है वो ज़्यादा होगी, तो फ्लावर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और अच्छी क्वालिटी का फ्लावर प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रूनिंग का, टू कीप द रोज बुश इन प्रॉपर शेप एंड साइज। बुश, देखिए रोज जो है एक झाड़ी है, बुश है, ये जब ग्रो करता है तो इसकी कैनोपी बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती है, घनी हो जाती है ना, और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में, आपने ध्यान दिया होगा जब गुलाब, अगर ध्यान मत दीजिए उसको, केयर मैनेजमेंट ना कीजिए तो वो ग्रो होते होते उसकी ब्रांचेस आपस में एक दूसरे में उलझ जाती हैं और जो है किसी भी तरफ वो जो है किसी भी डायरेक्शन में ब्रांच जो है वो ग्रो करने लगती है। तो ज़्यादा जो है अगर उत्पादन लेना है गुलाब का अच्छी क्वालिटी का, तो सबसे पहले आपका पौधा प्रॉपर शेप और साइज़ का होना चाहिए। तो इसलिए भी प्रूनिंग करना पड़ता है ताकि गुलाब के बुश को प्रॉपर शेप और साइज़ दिया जा सके। ऐसा ना हो कि एक गुलाब का पौधा दूसरे पौधे की स्पेस को कवर कर रहा है। तो हर पौधे की अगर प्रॉपर प्रूनिंग होती रहेगी तो हर पौधा ईजिली उसको अपना स्पेस मिलेगा ग्रो होने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू अलाउ लाइट एंड एयर टू रीच द सेंटर ऑफ द रोज बुश, यानी लाइट को और एयर को, बहुत ज़्यादा जब घना होगा आपका पौधा और उसमें प्रूनिंग नहीं करेंगे आप, तो क्या होगा कि लाइट का पेनिट्रेशन नहीं होगा, एयर का सर्कुलेशन नहीं होता, यानी बाहर की जो पत्तियां हैं या ब्रांचेज हैं सिर्फ उसमें जो है लाइट आएगी और इनर जो ब्रांचेज हैं या लीफ हैं उनमें लाइट या एयर का सर्कुलेशन नहीं होगा। तो होगा क्या कि फ्लावरिंग जो भाई लाइट क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, तो जब फोटोसिंथेसिस जो है कम होगी तो अल्टीमेटली फूड स्टोर कम होगा और पौधा में फूड कम होगा तो वो फ्लावरिंग उसमें कम होगी, है ना। तो प्रॉपर लाइट हर प्लांट के हर पार्ट पर प्रॉपर लाइट इंटरसेप्शन हो, इसलिए भी कोशिश की जाती है कि जो गुलाब का पौधा है उसका सेंटर वाला पार्ट थोड़ा ओपन रहे, सेंटर में ज़्यादा ब्रांचेस उलझी हुई ना हो। इसीलिए जब आप ये प्रूनिंग देखेंगे तो उसमें देखेंगे जो भी प्रूनिंग किया जाता है किसी तरह से वो साइड ग्रोथ को जो है प्रमोट किया जाता है और सेंटर को जो है वो ओपन रखने की कोशिश की जाती है। और प्रूनिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, प्रूनिंग का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जब आप पौधा आपका प्रॉपर शेप साइज का होगा और बहुत ज़्यादा उसमें अनवांटेड ब्रांचेस नहीं होंगी, तो दूसरी कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे निराई है, गुड़ाई है,
फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन है, या सिंचाई करना है, या कोई भी दूसरी, या हार्वेस्टिंग है, फूल की तोड़ाई ही करनी है, तो ये सब प्रैक्टिसेस करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर सपोज दैट कि बहुत झाड़ीदार गुलाब हो गया है, तो आप उसमें जो है उसमें कोई भी कल्चरल एक्टिव प्रैक्टिसेस करना थोड़ा सा जो है ईजी नहीं होगा, क्योंकि पौधा जो है ऑलरेडी जो है वो कटीला होता है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है प्रूनिंग का, वो है टू रिजुविनेट द ओल्ड प्लांट। रिजुविनेट मतलब जीर्णोद्धार होता है। तो गुलाब के पौधे में 3-4 साल के बाद जब पौधा पुराना हो जाता है तो प्रोडक्शन उसमें कम होने लगता है, गुलाब का उत्पादन कम होता है। तो ऐसे पुराने पौधों को फिर से इनका जीर्णोद्धार करना पड़ता है। जीर्णोद्धार मतलब इनको फिर से इनमें नई जो है स्टेम और ब्रांचेस को प्रमोट करने के लिए जो है प्रूनिंग की जाती है। तो एक बार फिर से पौधा 4-5 साल तक के लिए अच्छा उत्पादन देने लगता है। तो पौधों के पुराने ओल्ड जो प्लांट्स हैं उनको रिजुविनेट करने के लिए भी प्रूनिंग करनी पड़ती है। तो देखिए इतने ऑब्जेक्टिव पूरा करता है प्रूनिंग, यानी गुलाब में अगर छटाई की जाती है तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव एक साथ पूरे हो जाते हैं। अब चलिए देखते हैं कि प्रूनिंग करते कब है, टाइम क्या है प्रूनिंग का। द बेस्ट टाइम ऑफ प्रूनिंग इन रोज इज द पीरियड व्हेन द एक्टिविटी ऑफ रोज प्लांट इज लीस्ट। यानी कह रहा है कि जो बेस्ट टाइम माना गया है गुलाब में प्रूनिंग का, वो तब है जब गुलाब में जो है एक्टिविटी या गुलाब में जो ग्रोथ है वो रुक गई हो या कम हो, मिनिमम हो। ये मतलब कि ग्रोथ जो है या मतलब कि पौधा जो है वो डॉर्मेंसी में चला गया हो, डॉर्मेंट स्टेज में हो। और वो कब होता है, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम होता है। जैसे जो टेम्परेट कंट्रीज़ हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह हैं, या जहाँ पर जो है टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाता है, यानी बिलो 10 डिग्री से के नीचे भी टेम्परेचर लंबे समय तक पाया जाता है, तो वहाँ पर जो है प्रूनिंग का जो टाइम होता है वो होता है स्प्रिंग सीजन में, ठीक है ना। वो मतलब फरवरी मार्च में वहाँ पर जो है हम प्रूनिंग करते हैं। और उसके बाद नॉर्थ इंडिया मतलब अपने यहाँ जो बेस्ट टाइम माना गया है वो माना गया है अक्टूबर का महीना अच्छा माना गया है। और साउथ में जो है 2 बार प्रूनिंग करते हैं, वहाँ पर पौधा जो है 2 बार प्रूनिंग उसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है, एक मई में और एक अक्टूबर में। तो जब मई में एक बार, वहाँ पे साल में 2 बार फसल ली जाती है, क्योंकि वहाँ पर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा मतलब जो है समर्स में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं रहता, टेम्परेचर लो रहता है। तो इसलिए वहाँ समर्स में भी जो है गुलाब का उत्पादन आसानी से हो जाता है। तो एक बार वहाँ मई में प्रूनिंग करते हैं ताकि मॉनसून वाली क्रॉप लेने के लिए, और फिर एक बार अक्टूबर में प्रूनिंग करते हैं विंटर वाली क्रॉप लेने के लिए, है ना। और जो प्रूनिंग करेंगे, जो प्रूनिंग का तरीका होगा वो इकट्ठा, मतलब जैसे आपके 1 हेक्टेयर में आपने गुलाब लगा रखा है, तो ये नहीं कि सारे के सारे गुलाब में आपने एक साथ प्रूनिंग कर दी, क्योंकि एक साथ प्रूनिंग करेंगे तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि सारे के सारे पौधों में एक ही टाइम पे गुलाब का उत्पादन हो जाता है। तो होगा क्या कि मान लीजिए सपोज दैट कि आपका जो गुलाब उत्पादन तो हो गया, पर उसी समय आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, या मार्केट में उस समय रेट अच्छा नहीं है, है ना, मार्केट से रिलेटेड मतलब बेचने पे फ़ायदा नहीं है, तो आपका ऐसे में फसल जो है वो बेकार हो जाएगी। तो मार्केट में लंबे समय तक अपनी सप्लाई बनाए रखने के लिए, यानी अर्ली से लेके लेट जो है सप्लाई, यानी 4 से 5 महीने तक रेगुलर सप्लाई मार्केट में आप गुलाब की दे सकें, तो इसलिए स्टैगर्ड प्रूनिंग करिए। स्टैगर्ड प्रूनिंग का मतलब हफ्ते हफ्ते के जो है इंटरवल पर आप जो है करिए, यानी सितंबर सितंबर स्टार्ट से लेकर के अक्टूबर के एंड में हफ्ते हफ्ते के अंतर में 8 हफ्ते होते हैं, और 8 बार आप लगभग प्रूनिंग करिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपने फर्स्ट प्रूनिंग जितने हिस्से में की होगी उसमें पहले फ्लावर प्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद सेकंड में और फिर थर्ड में। तो इस तरह मार्केट के लिए आपको रेगुलर सप्लाई मिलेगी और थ्रू आउट द विंटर, तो आप अच्छा खासा पैसा भी आप जो है वो अर्न कर लेंगे। उसके बाद क्या है, मेथड ऑफ प्रूनिंग। टाइम ऑफ प्रूनिंग हमने देख लिया, अब है मेथड ऑफ प्रूनिंग, तरीका क्या होता है प्रूनिंग का। तो प्रूनिंग का तरीका देखिए, सबसे पहले इधर एकदम नीचे की लास्ट वाली इमेज में देखिए, लास्ट वाली इमेज को आप ध्यान से देखिए। तो इसमें देखिए जो प्रूनिंग का जो कट लगा हुआ है, देखिए एक दिया हुआ है राइट
मेथड दिया है और एक रॉन्ग मेथड दिया हुआ है। राइट मेथड में देखिए लिखा हुआ है कि जो है इसमें ये कह रहा है कि जो बड है आपकी, मतलब ब्रांच को किस जगह से कट करना है, पहले आप देख लीजिए कि कौन सी बड हेल्दी है। जिस ब्रांच को आपको काटना है उसको कहाँ से काटें, ये चेक कर लीजिए कि कौन सी बड हेल्दी है और बड का डायरेक्शन क्या है। यानी उस बड से ब्रांच निकलेगी तो वो पौधे के सेंटर वाले हिस्से में ब्रांचिंग होगी या पौधे से बाहर मतलब आउटसाइड की तरफ ब्रांचिंग होगी। तो जो बड आउटसाइड या आउटवर्ड डायरेक्शन में हो उसी बड के जस्ट ऊपर हम एक स्लैंट कट से कट कर देंगे बड। और देखिए सेकंड वाली इमेज में देखिए बड के बहुत नज़दीक कट नहीं करेंगे, जैसे सेकंड वाली इमेज में देखिए रॉन्ग कट जहाँ लिखे हुए उसमें देखिए बड के बहुत नज़दीक भी नहीं करना है कि बड डैमेज हो जाए, और ना ही फ्लैट कट करना है जैसे कि सेंटर वाली इमेज में दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं करना है। जो फर्स्ट वाली इमेज है राइट कट 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो आउटवर्ड डायरेक्शन की बड है ना, उसमें उसको जो है लगभग आधा सेंटीमीटर ऊंचाई उसके आगे से सिकेटियर से आपको जो है या प्रूनिंग नाइफ से आपको ब्रांच को कट करना है। तो जो भी ब्रांच आप कट करेंगे वो इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। तो अच्छा आउटवर्ड बड हम क्यों सेलेक्ट करते हैं, अंदर की बड को क्यों नहीं, आउटवर्ड बड सेलेक्ट करेंगे तो जो ब्रांच नहीं निकलेगी इस बड से वो बाहर की डायरेक्शन में होगी, ना कि सेंटर में। तो गुलाब जो है सेंटर में आपका बहुत घना नहीं होगा, हर एक पौधा सेंटर में आपका ओपन रहेगा। जब सेंटर ओपन रहेगा तो प्रॉपर लाइट और एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा, है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखना है। उसके बाद है क्लाइंबर अगर रोज़ है, जो क्लाइंबिंग, ये तो हो गया फ्लोरिबंदा या हाइब्रिड टी या बुश टाइप के जो रोज़ हैं, लेकिन जो क्लाइंबर वाले रोज़ होते हैं उनमें हमें ये देखना है कि कौन सी बड सेलेक्ट करेंगे। उसमें उस बड को सेलेक्ट करेंगे जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कम हो, वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़ी ज़्यादा हो। कभी आप पौधे पे देखिए तो जो बड्स होती हैं पौधे पर, जो बहुत सारी नोड्स पर जो बड्स होती हैं, आप देखिए कुछ थोड़ा हॉरिजेंटल होती हैं, कुछ थोड़ा ऊपर उठी हुई होती हैं, है ना। थोड़ा सा उनका ओरिएंटेशन में आप देखेंगे तो फ़र्क लगेगा। तो जो थोड़ी सी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ उठी हुई हो, आप उसी बड के जस्ट आगे आधा सेंटीमीटर के आगे सिकेटियर से कट लगा देंगे। तो फिर उस बड से जो ब्रांच होगी वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी। तो क्लाइंबिंग रोज है तो वो और ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ेगा। और अगर थोड़ा हॉरिजेंटल बड आप सेलेक्ट करेंगे तो क्लाइंबिंग रोज जो है ऊपर की तरफ ज़्यादा क्लाइंब ना करके वो हॉरिजेंटल ग्रो करेगा। तो इसलिए बड का सिलेक्शन, यानी किस बड के पास सिकेटियर लगाना है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। हमेशा याद रखिएगा आउटवर्ड ग्रोइंग बड को जो है बुश टाइप में सेलेक्ट करेंगे, है ना, और अपवर्ड ग्रोइंग बड को क्लाइंबर वाले में। फिर उसके बाद है कट जो है हमेशा स्लैंट होना चाहिए, है ना। कटिंग आप लोगों ने गुलाब में काटी थी, हम लोगों ने बात किया था कि स्लैंट कट क्यों बेहतर होता है, क्योंकि स्लैंट कट रहेगा तो मॉइस्चर या पानी एक्यूमुलेट नहीं होने पाएगा, और इस वजह से वहाँ पर स्लैंट कट रहेगा तो जो है किसी भी तरह की फंगल ग्रोथ और बैक्टीरियल अटैक के चांसेस नहीं रहेंगे। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रूनिंग। प्रूनिंग कितने प्रकार की होती है, तो देखिए एक होती है लाइट प्रूनिंग, दूसरी है मॉडरेट प्रूनिंग, और तीसरी है हार्ड प्रूनिंग। लाइट प्रूनिंग में क्या है, देखिए लाइट और मॉडरेट जो प्रूनिंग है ये हर साल करते हैं। लाइट प्रूनिंग और मॉडरेट प्रूनिंग को हर साल करते हैं, हार्ड प्रूनिंग को जो है 3 से 4 साल के बाद करते हैं। तो देखते हैं लाइट, आप ये इमेज में देखिए, आप लाइट प्रूनिंग देखिए, सबसे लास्ट वाला जो इमेज है ये लाइट प्रूनिंग की है। लाइट प्रूनिंग में क्या करते हैं, जब आप सिर्फ सूखी और डेड ब्रांचेस को पौधों से अलग करते हो, है ना, सिर्फ सूखी और डेड ब्रांचेस को, या जो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा घनी है जहाँ पर इकट्ठी कई सारी ब्रांचेस हो गई हैं, बस आप उनको जब रिमूव करते हैं तो वो कहलाता है लाइट प्रूनिंग, ठीक है ना। तो इसमें जो है हल्की हल्की छटाई की जाती है आपको, और रिमूविंग ऑफ टिप्स अप टू 2 to 3 बड इज प्रैक्टाइज्ड इन दी स्टैंडर्ड रोजेस क्लाइंबर, और मतलब टिप्स से लेकर के 3 से 4 बड ऊपर से हल्की हल्की कट की जाती है। आप इमेज में देखिए लास्ट वाले में लाइट प्रूनिंग में आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ ब्रांचेस को, मेन ब्रांचेस को छोड़ के बाकी जो है डेड और डिसीज्ड ब्रांचेस को, पतली और सूखी हुई, उनको हटा देंगे। मॉडरेट प्रूनिंग में क्या करते हैं, मॉडरेट प्रूनिंग भी ये हर साल किया ही जाता है, अक्टूबर के महीने में लाइट प्रूनिंग भी करते हैं। तो मॉडरेट में क्या करते हैं कि हेल्दी शूट्स को जो है वो प्रून करते हैं हम,
हेल्दी शूट को, जो मतलब हेल्दी शूट जो ओल्ड सीजन की ग्रोथ वाली है, उसको हम 45 से 60 बेस से लेकर के 45 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पौधा छोड़ के बाकी ऊपर का हिस्से को जो है वो काट देते हैं, छाट देते हैं, है ना। और किस जगह पर सिकेटियर से कट करेंगे, वो बड को ध्यान में रख के, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा था मेथड। तो 3 से 4 बस हेल्दी ब्रांचेस को, मेन स्टेम को रखना है और बाकी सबको काट देना है ना। ये फ्लोरिबंदा या हाइब्रिड टी या कट फ्लावर जो रोजेस होते हैं उनमें ऐसा किया जाता है। आप सेकेंड वाली इमेज देखिए जहाँ मॉडरेट प्रूनिंग लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए सिर्फ 3 मेन ब्रांचेस को जो है छोड़ा गया है, बाकी सारी कट जो है हटा दी गई, इसे बोलते हैं मॉडरेट प्रूनिंग। अब इस पर जो नई ब्रांचेस आएंगी उस पर जो है फ्लावरिंग होगी। और तीसरा मेथड होता है हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग जो है ये पौधे को रिजुविनेट करने के लिए बस किया जाता है, जीर्णोद्धार। जब 3 से 4 साल पुराना पौधा हो जाए और अब गुलाब का उत्पादन उसमें कम होने लगे, तो करते क्या है, देखिए लिखा हुआ है ओनली 3 और 4 शूट, 3 या 4 जो मुख्य तना है, मुख्य स्टेम है, क्योंकि गुलाब जो है बुश है, इसमें जमीन के बेस से ही बहुत सारी स्टेम्स प्रोड्यूस होती हैं, कोई सिंगल स्टेम तो होती नहीं है। तो ये उसी को कह रहा है कि जो बेस से 3 या 4 स्टेम प्रोड्यूस हुए हैं पुरानी जो ग्रोथ के, उसको जो है एकदम बेस से लेके 3 से 4 बड को छोड़ करके, मतलब आप लगभग समझ लीजिए 10 से 15 सेंटीमीटर की हाइट के बाद से पूरे पौधे को कट बैक कर देते हैं, है ना। सिर्फ 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच के, और बाकी पूरा ऊपर का पौधा, यानी सिर्फ स्टंप नीचे रह जाता है। आप एकदम ऊपर वाली इमेज में देखिए हार्ड प्रूनिंग में, है ना। तो इससे क्या होगा, फिर नई ब्रांचेस जो प्रोड्यूस होंगी, नया शूट सिस्टम जो प्रोड्यूस होगा, वो पौधे को एक हेल्दी फ्रेमवर्क देगा और फिर उसके ऊपर फिर 3 से 4 साल तक के लिए अच्छा गुलाब उत्पादन आपको उस प्लांट से मिलेगा। तो ये 3 लेवल की प्रूनिंग होती है, जिसमें लाइट प्रूनिंग आप जो है लाइट प्रूनिंग और मॉडरेट प्रूनिंग को हर साल करते हैं और हार्ड प्रूनिंग को 3 से 4 साल में करते हैं। उसके बाद कुछ और भी कल्चरल ऑपरेशन है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।